अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपके साथ आपका थर्ड चैप्टर यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको ये बताएंगे इसमें कि आपकी ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसका मतलब क्या है, सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या है, सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ये देखने में कैसी लगती है। बच्चों, जब आप अपनी सेल मेम्ब्रेन अपने सेल को लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हो तो वो आपको जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, एक रेड कलर की कवरिंग नजर आ रही है, आपको ऐसे नजर आती है। यानी आपको ये तो पता होता है कि कोई चीज सराउंड कर रही है आपके सेल को, बट ये नहीं पता चलता कि उस चीज की कॉम्पोजिशन क्या है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो तो आपको ये यूं एक ट्राई लैमिनर अपीयरेंस बनाती हुई नजर आती है। ये ट्राई लैमिनर अपीयरेंस का मतलब ये है कि सेंटर में एक रीजन बन रहा होता है और एक रीजन आउटवर्ड्स बन रहा होता है और एक रीजन इनवर्ड्स बन रहा होता है। साइंटिस्ट ने फर्दर ये जानने की कोशिश की कि ये ट्राई लैमिनर अपीयरेंस क्यों नजर आ रही है, तो उनको पता चला कि ये एक्चुअली एक छोटे से बहुत ही करामाती बहुत ही प्यारे मॉलिक्यूल की वजह से है, जिसका नाम होता है फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी एम्फीबियस नेचर है, यानी इसका ये जो हेड है जो कि फॉस्फेट कंटेनिंग हेड होता है, ये वाटर लविंग नेचर का होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। और इसकी ये जो टेल्स हैं ये फैटी एसिड चेन्स होती हैं, ये हाइड्रोफोबिक होती हैं। तो ये जो हमारे पास चेन्स हैं ये क्या हैं? दे आर फैटी एसिड चेन्स। ये बिल्कुल वैसे ही फैटी एसिड की चेन्स हैं जैसी ट्राइग्लिसराइड्स में होती हैं, मगर यहां पर हमारे पास ये 1 और 2 दो फैटी एसिड चेन्स हैं। ट्राइग्लिसराइड में हमारे पास 3 फैटी एसिड की चेन्स होती हैं। कि फॉस्फोलिपिड्स इनकी नेचर ऐसी है कि अगर आप इनको पानी के ऊपर डाल दो, अगर आप इनको पानी में डाल दो तो आप नोट करोगे कि इनके हेड्स जो हैं वो पानी की तरफ और इनकी टेल्स पानी के ऊपर की तरफ अपना मुंह कर लेंगी। अगर आप थोड़े ज्यादा फॉस्फोलिपिड पानी में डालो तो ये यूं एक माइसेल की फॉर्म बना लेंगी, माइसेल की फॉर्म, जिसके अंदर वाटर लविंग हेड्स बाहर की तरफ पानी की तरफ एक्सपोज हो जाएंगे और जो वाटर रिपेलिंग टेल्स हैं वो अंदर की तरफ कंटेन हो जाएंगी। हमारे पास अगर आप कुछ और मजीद फॉस्फोलिपिड्स पकड़ो और उनको पानी में डालो तो वो आपको यूं एक बाय लेयर बनाते हुए नजर आएंगे, एक बाय लेयर बनाते हुए नजर आएंगे। हम इसको बाय लेयर इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें हमारे पास ऊपर भी फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हैं लाइक दिस, और नीचे भी फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ बाय लेयर। दो फॉस्फोलिपिड्स की लेयर्स यहां पर मौजूद होती हैं और ये फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर कंटिन्यू करती है। बहुत ज्यादा फॉस्फोलिपिड्स मिलकर एक बाय लेयर को कंटिन्यू करते चले जाते हैं। याद रखना, ये जो फॉस्फोलिपिड है, अगर ये फॉस्फोलिपिड यहां से नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करे तो जैसे ये नीचे की तरफ मूव करेगा, इसकी ये जो हाइड्रोफोबिक चेन्स है, इसकी जो हाइड्रोफोबिक चेन्स हैं, इनकी वजह से इसको दोबारा वापस अपनी इस मेम्ब्रेन में ही जाना पड़ेगा। इसलिए ये अपनी राइट और लेफ्ट मूवमेंट करते हुए तो आपको नजर आएंगे। ये फॉस्फोलिपिड्स हर वक्त मूव करते रहते हैं राइट और लेफ्ट, मगर ये आपको आमतौर पे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हुए नजर नहीं आएंगे। यानी ऐसे ऊपर नीचे फ्लिप फ्लॉप नहीं करेंगे, ये दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। और ये दाएं बाएं मूव इसलिए कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आपको यहां नजर आ रहा है, इसमें ये जो येलो रीजन हमने बनाया हुआ है, ये पूरे का पूरा येलो रीजन, ये पूरे का पूरा येलो रीजन एक्चुअली हाइड्रोफोबिक रीजन है। इट इज एक्चुअली हाइड्रोफोबिक रीजन। अब जरा हमें यह पता चल गया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज एक्चुअली फ्लूइड, ये फ्लूइड है क्या जिसकी हम बात करें। तो फ्लूइड बेसिकली ये फॉस्फोलिपिड्स हैं जो कि हर वक्त एवर मूविंग होते हैं, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट मूवमेंट करते रहते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम अ फ्लूइड मॉडल। अब हमें फॉस्फोलिपिड के बारे में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना होंगी। देखो बेटे, हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड्स मुख्तलिफ फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास
अगर ये फॉस्फोलिपिड्स की, इसको मैं येलो कर लेता हूं, हमारे पास अगर फॉस्फोलिपिड्स की फैटी एसिड चेन्स शॉर्ट हों, इफ दीज फॉस्फोलिपिड्स आर हैविंग शॉर्ट फैटी एसिड चेन्स, अगर शॉर्ट फैटी एसिड चेन्स हों तो इसका मतलब ये इसको मोर फ्लूइड बनाता है, सेल मेम्ब्रेन को ज्यादा फ्लूइड बनाता है। जहां फॉस्फोलिपिड की फैटी एसिड चेन्स छोटी होंगी वहां ये सेल मेम्ब्रेन को ज्यादा फ्लूइड बनाएगा। और बिल्कुल इसका ऑपोजिट बेटे, अगर इसके पास लॉन्ग चेन्स होंगी, अगर इसके पास लॉन्ग चेन्स होंगी तो फिर ये मोर फ्लूइड नहीं होगा, फिर ये लेस फ्लूइड होगा, जैसा कि मैंने आगे इसके ऊपर लिखा हुआ है। फॉस्फोलिपिड की चेन्स लंबी हो जाए तो वो लेस फ्लूइड हो जाएगा, शॉर्ट हो तो वो मोर फ्लूइड हो जाएगा। अगेन आगे, अगर हमारे पास यहां पर कंपैरिजन आ जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स का, अगर हमारे पास फॉस्फोलिपिड सैचुरेटेड है, जैसे सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अगर हमारे पास फॉस्फोलिपिड सैचुरेटेड है तो भी वो बेटे लेस फ्लूइड होगा, वो कम फ्लो करेगा। और अगर हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड अनसैचुरेटेड है, यानी हमारे पास जगह जगह यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं जो कि इसको किंक्स दे रहे हैं, जहां जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है आपको पता है कि ये वहां से अपनी शेप को चेंज कर जाता है। तो जितने ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होंगे उतने ज्यादा किंक्स होंगे, उतने ज्यादा ट्विस्ट्स एंड टर्न्स होंगे, जिसकी वजह से ये लेस फ्लूइड होगा, ये आसानी से एक दूसरे के साथ मैकेनिकल फिटिंग नहीं कर सकेगा, आसानी से मैकेनिकल एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकेगा। अब इसका मतलब ये जो आपके सामने स्क्रीन पर हमने इस वक्त सिचुएशन रखी हुई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉस्फोलिपिड जो है, फॉस्फोलिपिड्स ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रेगुलेट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि दे प्ले, तो मैं यहां पर लिखता हूं कि दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन विद कोलेस्ट्रॉल। यहाँ ये चीज भी मेंशन करनी जरूरी है कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अकेला फॉस्फोलिपिड ही मेंटेन नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल भी ये काम करता है उसको मेंटेन करने के लिए। फर्ज कीजिए ये कि हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, हमारी इस सेल मेम्ब्रेन में आपको एक और चीज नजर आएगी और वो है कोलेस्ट्रॉल की पैकिंग। मैं पर्पल कलर से इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की पैकिंग्स बना रहा हूं, तो ये क्या बन गई, कोलेस्ट्रॉल की पैकिंग। तो दिस इज कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल भी डुअल रोल प्ले करता है। कोलेस्ट्रॉल आपकी सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को ऐसे मैनेज करता है कि ये इसको रिड्यूस भी कर सकता है और ये इसको इंक्रीज भी कर सकता है। अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन टू मच फ्लूइड हो रही है तो ये कोलेस्ट्रॉल उसकी फ्लूइडिटी को रेगुलेट करेगा, उसको कम फ्लूइड बनाएगा। और अगर ये टू मच रिजिड हो रही है तो इसकी रिजिडिटी को कम करेगा, इसके अंदर थोड़ी सी फ्लूइडनेस जो है ना वो उसको इंक्रीज करेगा, इसकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज करेगा। सो कोलेस्ट्रॉल एक्ट्स लाइक अ पैकिंग मटेरियल इन द सेल मेम्ब्रेन, और ये आइदर साइड पे काम करता है। अगर मेम्ब्रेन दो बहुत ज्यादा फ्लूइड हो रही हो तो उसको बिखरने से बचाता है, बहुत ज्यादा रिजिड हो रही हो तो भी उसको खराब होने से बचाता है, उसके अंदर ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है। कोलेस्ट्रॉल के बाद अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हमें डिस्कस करनी है वो है प्रोटीन्स। देखो बेटे, मैंने यहां आपके सामने एक प्रोटीन बनाई हुई है। यहां इस प्रोटीन को देखो, मैंने रेड कलर से जो अमाइनो एसिड्स शो किए हैं, ये पूरी की पूरी एक प्रोटीन है। और बाय द वे ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। यानी ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को सराउंड कर रही है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के बाहर दोनों तरफ इसकी रसाई है। आप जानते हो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी पानी होता है, यहां पर सारे का सारा क्या है, पानी ही पानी, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी पानी होता है। और मैं आपको बता चुका हूं कि सेल मेम्ब्रेन का ये जो येलो पार्ट है, ये पार्ट कौन सी नेचर है इस पार्ट की, इस पार्ट की नेचर है हाइड्रोफोबिक। तो हमें सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि ये जो प्रोटीन है इसको फिक्स कौन करता है इस फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर। तो बेटे याद रखना, मैंने यहां पर येलो कलर से जिन अमाइनो एसिड्स को फिलअप कर रहा हूं लाइक दिस, ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स की नेचर क्या होगी,
हाइड्रोफोबिक। और ये जो अमाइनो एसिड्स ऑरेंज कलर से फिलअप कर रहा हूं, जो रेड कलर से बनाए हैं, ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स क्या है? हाइड्रोफिलिक। लेबल कर लेते हैं, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स, हाइड्रोफिलिक है। और ये वाले अमाइनो एसिड्स कौन सी नेचर के हैं? ये हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स की 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऐसे होती है कि उनके हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स येलो पार्ट यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट में आ रहे होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर अपनी ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो ऊपर और नीचे की तरफ होंगे। तो इसीलिए जो प्रोटीन्स होती हैं ये इस मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स हो जाती हैं, ये भी अपनी जगह नहीं छोड़ती। सो ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स इसको फिक्स कर देते हैं इसकी अपनी खास जगह के ऊपर। अब ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है बेटे, ये भी 2 तरह की होती हैं, जरा गौर कीजिए। हमारे पास इनकी पहली टाइप कहलाती है, दे आर कॉल्ड चैनल प्रोटीन्स। दे एक्ट लाइक अ चैनल। अब बच्चों ये चैनल के तौर पे कैसे एक्ट कर रहे हैं? आप जानते हो वही जुमला जो हम बार बार रिपीट करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी पानी है और सेल मेम्ब्रेन के, अब ये जो प्रोटीन है ये वाटर फील्ड पोर है। ये क्या है? वाटर फील्ड पोर है। ये मुझे कुछ यूं ड्रॉ करना चाहिए, लाइक दिस। इट्स अ वाटर फील्ड पोर। ये एक चैनल है। चैनल समझते हैं? चैनल का मतलब होता है एक रास्ता। एक ऐसा चैनल है जहां से क्या गुजर सकता है? जहां से लार्ज, बड़े पोलर मॉलिक्यूल्स गुजर सकते हैं, या अगर वो पोलर नहीं भी हैं और लार्ज हैं तो भी गुजर सकते हैं। जैसा कि ग्लूकोज गुजर सकता है, जैसा कि अमाइनो एसिड्स गुजर सकते हैं, जैसा कि चार्ज मटेरियल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम गुजर सकते हैं। मगर एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो आपके पास चैनल प्रोटीन्स हैं दे आर स्पेसिफिक। मैं यहां इसको थोड़ा सा नीट करके लिखना चाहूंगा। गुजरता क्या है? यहां से वो चीजें गुजरती हैं जो पोलर होती हैं, या जो चार्ज्ड होती हैं, या जिनका साइज बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है। मिसाल के तौर पर यहां से गुजरेंगे प्यारे बच्चों आपके अमाइनो एसिड्स, यहां से गुजरेगा आपका ग्लूकोज, जिसको पेंडू बच्चे ग्लूकोज बोलते हैं। यहां से गुजरेंगे सोडियम और पोटेशियम के आयंस और क्लोराइड के आयंस, ये गुजरेंगे। लेकिन यहां एक बात बेटा आपका ध्यान में रहे, और वो ये है कि ये जो यहां से मटेरियल्स गुजर रहे हैं ये चैनल्स प्रोटीन हाईली स्पेसिफिक है। ये चैनल प्रोटीन्स हाईली स्पेसिफिक है, मतलब कि अमाइनो एसिड्स के लिए और होंगी, ग्लूकोज के लिए और होंगी, पोटेशियम के लिए और होंगी, सोडियम के लिए और होंगी, क्लोराइड के लिए और होंगी। इवन सो मच सो यहां तक बता दूं कि हमारे पास इनवर्ड मूवमेंट की चैनल प्रोटीन्स और होती हैं, आउटवर्ड मूवमेंट की चैनल प्रोटीन्स भी और होती हैं। ये आप जब अपने A2 में इंशाअल्लाह तशरीफ लेके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल पढ़ोगे, लीकी पोटेशियम चैनल्स क्या होते हैं और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स क्या होते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। खैर अभी उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम दरकार है। अच्छा जी, नंबर 2, अभी हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब ये हुआ जो पूरे के पूरे पार्ट को स्पैन कर रही है, आउटसाइड द सेल को भी और इनसाइड द सेल को भी, राइट। जो दूसरी प्रोटीन है हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन में वो है कैरियर प्रोटीन। अच्छा, यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपके लिए लिखना चाहता था और वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड, इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रही होती हैं आपकी चैनल प्रोटीन्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स व्हिच हैव अ कैपेसिटी टू पिक the molecule and then they can transfer it, and they are called carrier proteins. Carrier proteins, ये कैरियर प्रोटीन्स आपको ज्यादातर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती भी मिलेंगी। क्या करती भी मिलेंगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपके पास एक मॉलिक्यूल आता है और उस मॉलिक्यूल की एक निश बनी हुई होती है।
उस मॉलिक्यूल की एक स्पेसिफिक शेप बनी हुई होती है, और वो जो शेप है उस शेप के मुताबिक मॉलिक्यूल इसमें कैरियर प्रोटीन कैरी करती है, पिक करती है, और एटीपी के साथ को यूज करते हुए उसको इनसाइड द सेल पुश कर देती है। तो ये एक और बात यहाँ पे पता चले कि कुछ कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो एटीपी मीडिएटेड भी होती हैं। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट उनको चाहिए होता है मूव करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल हो उनकी मूवमेंट उतनी स्विफ्ट होती है, उतनी रैपिड होती है, उतनी ज़्यादा होती है, राइट। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं जिनको हम बोलते हैं जी प्रोटीन्स। दे आर कॉल्ड जी प्रोटीन्स। ये सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पर मौजूद होती हैं। जाहिर है इनके फिक्सचर ये कैसे फिक्स होती हैं उसके बारे में तो आप लोग जान ही चुके हैं, बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। अभी मैं यहाँ पे प्यारा सा कंट्रास्ट बनाकर इसके सेंटर में इनका नाम लिखता हूं। ये क्या है जी? जी प्रोटीन। ये मेम्ब्रेन की एक ही तरफ इनका स्पैन होता है, और ये जी प्रोटीन्स आमतौर पे अंदर की तरफ मौजूद होती हैं। जी प्रोटीन्स, इनका काम सेल सिग्नलिंग में होता है। ये सेल को सिग्नल देती हैं, और बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में फिक्स्ड होती हैं। दे आर एंजाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ये क्या होती हैं? ये एंजाइम्स होती हैं। ये बन गई। तो हमारे पास ये जी प्रोटीन क्या करती हैं? सेल सिग्नलिंग करती हैं, और इस एंजाइम को इंफॉर्मेशन देती हैं कि तुम कोई चीज प्रोड्यूस करवा लो, तुमने जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाना है वो रिएक्शन के लिए सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करवाओ, एम्पलीफाई कर लो सिग्नल को, व्हाटएवर। ठीक है जी। देन हमें अब लास्ट जो चीज पढ़नी है अपने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर, वो है एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट। हम यहां पर बात करने वाले हैं एक खास मॉलिक्यूल्स की जिनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इनको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर कॉम्बिनेशन बनते हैं प्रोटीन्स के प्लस कार्बोहाइड्रेट चेन्स के। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट चेन्स के। और नंबर 2 फॉस्फोलिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट चेन्स। अगर तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट चेन्स आपस में मिल रही हैं तो दे आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। इनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। और अगर फॉस्फोलिपिड्स के साथ ये चेन बन रही है तो हम इनको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स। अब जरा इनका काम चेक करते हैं कि इनका काम क्या होता है। पहले तो जरा इनकी कॉम्पोजिशन देखिएगा। अगर ये प्रोटीन के साथ है तो ये यूं ग्लूकोज के ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, चेन्स होती हैं जो कि ऐसे प्लेस्ड होती हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने यहां बनाया प्यारे बच्चों, ये क्या है? इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन। चलो, और अगर ये फॉस्फोलिपिड के साथ कनेक्टेड हो, प्यारा सा एक फॉस्फोलिपिड बनाता हूं। सभी प्यारे हैं भाई, सभी प्यारे हैं। फॉस्फोलिपिड के साथ अगर ये कनेक्टेड हो तो ये कहलाती है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स का मकसद क्या है, इनका काम क्या है, जरा ये मुलाहिजा कर लीजिएगा। ये दोनों ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स ये पहले नंबर पर तो सेल रिकॉग्निशन का काम करते हैं। जो आपने अपनी इम्यूनिटी के अंदर एंटीजेंस के बारे में पढ़ा हुआ है, एंटीजेंस, तो ये एंटीजेंस का काम प्यारे बच्चों यही प्ले कर रहे होते हैं। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज इन द सेल रिकॉग्निशन। हमारे इम्यूनिटी के सेल्स इन्हीं को देखते हैं, इन्हीं को डिटेक्ट करते हैं और हिसाब लगाते हैं कि ये अपना सेल है या ये कोई
बाहर का सेल है जिसके खिलाफ हमने इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करना है। देन दूसरा काम ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के साथ, एंड दे टेंड टू स्टेबलाइज देम। इनको ब्लड प्लाज्मा में ये अपने सराउंडिंग के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं और इनको ब्लड प्लाज्मा में कदरे स्टेबलाइज करवाने में हेल्प करते हैं। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। अच्छा, अभी फ्लूइड में तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें फ्लो कर रही हैं, मगर मोज़ेक क्या था? व्हाट इज मोज़ेक? मोज़ेक है बेटे ये प्रोटीन्स। अगर मैं आपको सेल मेम्ब्रेन यूं दिखाऊं, अगर आप सेल मेम्ब्रेन को यूं देखो, बाय लेयर है तो चलो ऐसे करके देख लो, फर्स्ट कर लो कि आपके पास बाय लेयर है, तो ये तो बात हमें पता है कि इट्स फ्लूइड मॉडल तो इसलिए कहते हैं बिकॉज फॉस्फोलिपिड्स हैं, प्रोटीन है, वो हर वक्त फ्लो कर रही हैं, आगे पीछे मूव करती चली जा रही हैं। हाँ, अपनी पोजीशन पे अपनी यानी कि अपनी फॉर्म नहीं छोड़ती हैं, ऊपर नीचे ड्रॉप आउट नहीं होती हैं, मगर ये एक दूसरे के साथ जुड़े 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 रहते हैं और मूव करते रहते हैं, राइट लेफ्ट मूव करते रहते हैं। ये मोज़ेक चीज क्या है? ये जो मैंने यहाँ पर प्रोटीन्स बनाई हुई है रैंडम, इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि इतने इतने नैनोमीटर के बाद ये मौजूद होगी, इतने माइक्रोमीटर के बाद ये ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये बहुत रैंडम पैटर्न के अंदर होती हैं और मोज़ेक का मतलब होता है रैंडम नॉन यूनिफॉर्म। सो दिस इज हाउ वी कॉल इट अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया। ये मैं पूरे का पूरा एरिया आपकी स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। अच्छा, अब फाइनली एक बार वी नीड टू रिवाइज कि क्या क्या चीज़ों का क्या क्या काम होता है। तो ये मुझे एक बहुत ही अच्छी बुक मिली, यहाँ से मैंने कुछ पॉइंट्स उठाए और मैं चाहता हूं कि आप इन पॉइंट्स को ज़बरदस्त तरीके से याद कर लो। नंबर 1, ये प्रोटीन्स क्या कर रही होती हैं? दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। नंबर 2, कैरियर प्रोटीन्स के तौर पर ट्रांसपोर्ट करती हैं ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को। ये प्रोटीन एंजाइम्स के तौर पे फंक्शन कर सकती हैं। ये चैनल प्रोटीन बन सकती हैं सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, अमाइनो एसिड्स के लिए, इवन ग्लूकोज के लिए। ये एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स बन सकती हैं, एनर्जी ट्रांसफर करने में अपना रोल प्ले कर सकती हैं। ये सेल सरफेस एंटीजन से को रिकॉग्निशन के लिए भी अलाउ कर सकती है, यानी जब इनके साथ ग्लाइकोपार्ट जुड़ा हुआ होता है तो फिर ये सेल रिकॉग्निशन में भी रोल प्ले करती हैं। सेल टू सेल एडहेरेंस में सेल टू सेल एक दूसरे के साथ कंबाइन करें, कनेक्ट करें, उसके अंदर अपना रोल प्ले करती हैं। देन फॉस्फोलिपिड्स क्या करते हैं? लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस को एंटर करने में हेल्प करते हैं। हमारे पास एक बात इंपॉर्टेंट है कि ऐसी चीज जो कि लिपिड सॉल्युबल है वो सेल मेम्ब्रेन में फटाफट एंटर हो जाएगी। और ये क्या करते हैं? गिव द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। हमने इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल बात की कि मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने में हमारे फॉस्फोलिपिड्स का बहुत बड़ा रोल है। देन कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसेस लेटरल मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स की जो लेटरल मूवमेंट है उसको रिड्यूस करके रखता है। रेगुलेट द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत कम है तो फ्लूइडिटी बढ़ाएगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो फ्लूइडिटी घटाएगा, राइट? प्रिवेंट्स पैसेज ऑफ डिसॉल्व्ड पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अच्छा जी, ग्लाइकोलिपिड्स क्या करते हैं? एक्ट एज रिकॉग्निशन साइट्स, जैसा कि एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप के अंदर मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो रिकॉग्निशन साइट भी ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करती हैं? ये भी रिकॉग्निशन करवाती हैं हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, सेल की अटैचमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है जी। और ये जो लिम्फोसाइट्स वगैरह आते हैं, जो हमने बात की थी कि लिम्फोसाइट्स आकर चेक करते हैं कि ये पार्ट सेल का अपना है या बेगाना है या बाहर का है, तो उसमें रोल प्ले करते हैं। सो बच्चों, यहाँ पर आपके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का लेक्चर खत्म हुआ। हम इस चैप्टर का एक मेजर पार्ट कवर कर चुके हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके डिटेल्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें मैंने एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया है और इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि जिसके पास आपके पास इनफ डाटा आ जाए कि आप अपने CEIs, IGCSE जो भी आप अपना एग्जाम दे रहे हो, आप उसके मुताबिक इसको सॉल्व कर सको। दैट्स इट।